हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड टेक्सचर। हम अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं जिनका कि आकार अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है और बनावट भी अलग अलग होती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड द मैटर। वास्तव में ये जितनी वस्तुएं हैं ये सभी मटेरियल से बनी होती है। साइंटिस्ट इसे विशेष प्रकार का नाम देते हैं जिसे कहते हैं मैटर। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरी थिंग इज ए मैटर। हमारे आसपास जो वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, खाना वो खाते हैं, पत्थर हैं, बादल हैं, तारे हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, यद्यपि इसके बावजूद एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर यानी एक छोटी सी पानी बूंद भी है और ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। प्रत्येक वस्तु एक मैटर है। वी कैन आल्सो लुक वी अराउंड अस टिल द ऑल मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन द अदर वर्ड दे हैव द बोथ मास एंड वॉल्यूम। जितनी वस्तुओं के बारे में हमने बताया गया है कि प्रत्येक के पास क्या है, दोनों के पास एक स्पेस भी है और मास भी, अर्थात वे दोनों वस्तुएं क्या करती हैं, स्पेस एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम हम देसी साइंटिफिक वर्ड्स में कह सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कुर्सी, मेज, कोई भी एनिमल्स है वो जब धरती पे बैठता है तो वो स्थान भी गिरता है और उसका अपना भार भी होता है। इसका मतलब क्या, इनके बीच में मैटर होता है। जहाँ मैटर होगा वहाँ मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग। Earlier, Indian philosopher classified matter in the form of basic 5 units. तत्व, पंचतत्व, air, earth, fire, sky and water. According to them, everything living or non-living was made of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of the matter. हमारे पुराने ऋषि मुनि फिलोसफर थे, उन्होंने शुरू से इस बात पर ध्यान दिया और एक निष्कर्ष निकाला, हमारे जितने लिविंग है और नॉन लिविंग है वो सभी 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हैं। एयर यानी वायु, अर्थ धरती, फायर आग, स्काई आकाश और वाटर मतलब जल। इन 5 तत्वों से प्रत्येक वस्तु बनी होती है। इसी प्रकार पुराने ग्रीक फिलोसफर्स ने भी अनेक प्रकार की रिसर्च करी और पाया कि ये सभी चीज़ें इसी प्रकार से बेसिक एलिमेंट से बनी होती है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based upon their physical and chemical nature. आजकल जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दो प्रकार की क्लासिफिकेशन की है। वो किस बेस पर की है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं जिसमें जो हमें वस्तु की गुण बाहर से दिखते हैं, जैसे उसका रंग, उसका आकार, उसका शेप और उसकी स्थिति, यानी सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और केमिकल नेचर वो किस प्रकार से मैटर से बना होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। इस चैप्टर में हम स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि किस आधार पर जो है मैटर को बताया गया है। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. बहुत पुराने समय से 2 प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं जिन्होंने मैटर के बारे में डिस्कस किया, सोचा। एक विचारधारा तो कहती है कि जो मैटर है कॉन्टिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड्स, जैसे वुड्स आपस में जुड़े होते हैं, इस प्रकार से मैटर को माना गया है। जबकि अन्य प्रकार के लोग, स्कूल मतलब विचारधारा, जो सोचते हैं कि मैटर वाज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, जो मैटर है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे कि रेत होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड द अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जो हमें बताएगी कि मैटर की नेचर कैसी है, कि कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकल टाइप की है। सबसे पहले आपने 100 ml का एक बीकर लेना है, उस बीकर में पानी डालना है और उसका लेवल मार्क कर देना है।
उसके बाद वो आपने उसमें कुछ उसमें साल्ट या शुगर जो अवेलेबल हो आराम से उसमें डाल देना है। आप ध्यान से देखिए, क्या वाटर के लेवल में चेंज हुआ? 1 चम्मच पा दीजिए, 2 चम्मच पा दीजिए, क्या कोई लेवल चेंज हुआ? आप सोचते हो ये लेवल चेंज क्यों नहीं हुआ? लेवल चेंज नहीं हुआ तो ये इसके अंदर डाला गया चीनी या साल्ट वो कहाँ चला गया? क्या ये लेवल चेंज होगा? इन बातों का जानकारी हमें इस एक्टिविटी से मिलेगी। अब हम ये पाते हैं कि जब घोलते हैं तो हम देखते हैं जितनी की सारी चीनी है पानी के अंदर घुल गई है और पानी का लेवल चेंज नहीं होता। प्रश्न ये उठता है कि ये सारे का सारा चीनी कहाँ गई? चीनी क्या है, जब आप पानी में डालते हैं तो ये स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाती है और घोलने पर इसके अंदर चली जाती है जिसमें के अंदर स्पेस होता है। तो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें चला जाता है। इस प्रकार से वाटर का लेवल बिल्कुल बदलता नहीं है और वो उसके अंदर चली जाती है। तो एक एक्टिविटी और करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे क्या चीज़ है। टेक 2 crystals ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इनटू 100 ml वाटर। एक बीकर में 100 ml वाटर लेना है, उसके अंदर 2 या 3 पोटाशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डालने हैं। अब आप देखेंगे पोटाशियम पर मैग्नेट तेजी से रंग बदलने लग जाएगा, पानी के अंदर पोटाशियम पर मैग्नेट का रंग आने लग जाएगा। उस बीकर में से आपने 10 ml टेस्ट ट्यूब में निकाल कर डालना है, एक दूसरे बीकर में डालना है जिसके अंदर 90 ml ऑफ क्लियर सोल्यूशन हो, पानी बिल्कुल साफ हो, 90 ml का हो। अब इसके अंदर मिलाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे उसके अंदर भी पोटाशियम पर मैग्नेट का रंग आना शुरू हो गया। अब इस सोल्यूशन में से आपने 10 ml निकालना है और दूसरा बीकर लेना है जिसके अंदर क्या हो, 10 ml हो और प्लस 90 ml वाटर हो, तो फिर 100 बन जाएगा। इस प्रकार से आपने 10 निकालते रहना है, आगे बीकर रखना है, 90 ml का मिलाना है। दोनों मिलाने पर आपने देखना है कि रंग इसमें आता रहेगा। रंग फीका जरूर हो जाता है लेकिन रंग आता रहेगा। अब आप देखेंगे ये पार्टी कितने बारीक है, कैसे चेक करेंगे पार्टी बहुत बारीक है? आप देखेंगे इसका 10वां हिस्सा 1% बन गया, आगे देखेंगे तो कितना बन गया, फिर करेंगे तो 0.1% बन जाएगा, आगे 0.01%, 0.001%। जैसे जैसे हम डिल्यूशन करते रहेंगे पार्टिकल का कलर फेड जरूर होगा लेकिन उसके अंदर चेंज आता रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है और पानी के अंदर जो स्पेस है चला जाता है। अब अपने एक्सपेरिमेंट देखा तो हमने क्या जज किया, हमने ही जज किया कि क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट 2 या 3 क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी को अंदर उसको कलरफुल बना देते हैं अर्थात उसके अंदर चले जाते हैं। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि देयर मस्ट बी ए मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कि इस छोटे से पोटाशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे टाइनी यानी बहुत छोटे छोटे कण हैं जो एक प्रकार के मैटर से दूसरे प्रकार के मैटर में चले जाते हैं और पानी के अंदर जो स्पेस होता है उनके अपना मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं स्पेस पे उसमें चले जाते हैं तो डिजोल्व हो जाते हैं। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि 2 बातें डिस्कस होती हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे गेट मेक स्पेस इन द अदर, जो वाटर के पार्टिकल्स उसके अंदर चले जाते हैं। सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल इंस्टीड ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। अगर आपके पास पोटाशियम पर मैग्नेट नहीं मिलता आप डिटोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक बात एडिशन आ जाती है, यहाँ पर हम उसकी स्मेल को भी सूंघ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या डिस्कस किया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल हैं कि वो हमारी कल्पना शक्ति से भी बहुत बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैटर जो इसके पार्टिकल्स है उनके क्या क्या गुण पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके गुण। इन द एक्टिविटी 1.1 and 1.2 वी सा द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, salt, डिटोल, पोटाशियम पर मैग्नेट गेट डिजोल्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर व्हेन वी मेक ए टी, कॉफी, लेमन and particles of the one matter get into space between the particle of the another। हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि एक पार्टिकल होते हैं एक मैटर के दूसरे मैटर में आराम से चले जाते हैं। जब नींबू बनाते हैं, चाय बनाते हैं, इसी प्रकार उनमें स्पेस में चला जाता है। दिस शोज देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है ताकि उसके अंदर दूसरे मैटर के पार्टिकल आराम से आ सकते हैं।
पार्टिकुलर मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। पुट ए यूटेंसिल्स इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास, अपनी कक्षा में एक धूप बत्ती होती है जो बिना जली होती है, उसे रखिए। आप देखेंगे उसकी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जैसे हम उसके पास आएंगे तो हमें उसकी स्मेल आएगी, लेकिन उसकी दूर से स्मेल कोई नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हमने इस अगरबत्ती को जलाया या धूप को जलाया, उसके बाद हम कमरे में रख देते हैं, हम महसूस करते हैं कुछ समय के बाद कि उस धूप बत्ती की स्मेल हमारे पास आ जाती है, चाहे कमरे के किसी कोने में हम खड़े हों। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, जो धूप थी, इंसेंस कैंडलस्टिक थी, इसको हमने जैसे जलाया, इसके जो पार्टिकल्स थे जैसे वार्म अप हुए, इनको काइनेटिक एनर्जी मिली और ये तेजी से गति करते हुए हमारे नाक तक पहुंच के, और इस प्रकार से हमारे को उसकी स्मेल आनी शुरू हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक 2 ग्लासेस बीकर फील्ड विद द वाटर। 2 ग्लास लीजिए या बीकर लीजिए, उसे पानी के साथ भरिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker। पहले बीकर में आपने बीकर के साइड से 1 या 2 रेड इंक डालनी है और दूसरे बीकर में आपने हनी डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे साइड से ड्रॉप करते हुए। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और कॉर्नर ऑफ क्लास। अपनी कक्षा में आप उसको छोड़ देना है, उसको कुछ छेड़ना नहीं है, कुछ दिन पड़े रहना, कुछ समय तक पड़े रहेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे उस चीज़ को नोट करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जैसे ही आपने इंक ड्रॉप डाला तो क्या हुआ, इंक का जो रंग है तेज़ी से पानी में घुलना शुरू हो गया। क्या ऐसा हनी के साथ भी हुआ? हाउ मैनी हॉट डज इट टेक द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवेंटली थ्रू द वाटर। जो ये हनी है या इंक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना समय लगा? क्या इमीडिएटली होगा? इमीडिएटली नहीं हुआ, लेकिन इसको पूरी तरह फैलने में कुछ समय लग गया। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ वाटर सल्फेट पोटाशियम पर मैग्नेट इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर। इसी प्रकार एक अनदर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक बीकर में हमने गर्म पानी लेना है, दूसरे में ठंडा पानी लेना है। इसमें आपने कोई भी इंक या क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डाल देना है, उसको हिलाना नहीं है, आपको वैसे ही आपने कक्षा में रख देना है। आप क्या महसूस करेंगे? कुछ समय बाद क्या महसूस करेंगे? जो गर्म पानी है उसके अंदर क्या है, तेज़ी से वो घुलना शुरू हो जाएंगे, जबकि ठंडे पानी में इस क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को घुलने में समय लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे हम इसको टेम्परेचर देते हैं, गर्म पानी अंदर टेम्परेचर होता है, हीट होती है, विच इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है, जिससे वो आसानी से मूव करते रहते हैं और उनके बीच में स्पेस ज़्यादा बन जाता है। इसलिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को स्पेस आराम से मिल जाता है और तेज़ी से प्रोसेस होता है। आगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूविंग इन दिस प्रोसेस वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार से आप देखा कि जितने भी ये मैटर के पार्टिकल्स है कंटिन्यू मूवली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? गति कर रही है। काइनेटिक एनर्जी मतलब वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब भी इसे हीट दिया, हीट ने क्या किया, इसको मूव करा, जिससे क्या उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। एज टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव्स फास्टर, so we can say with the increase of temperature kinetic energy of the particles also increases। जैसे जैसे हम किसी लिक्विड सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी, पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ द मैटर इंटरमिक्स विद देयर ओन विद ईच अदर। इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ाने पे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर में के पार्टिकल से आराम से मिल जाते हैं। दे डू से गेटिंग इन टू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। वैसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर एट देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं मैटर के दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में मिल जाना, अपने मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। वी आल्सो ऑब्जर्व ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। इस प्रकार से अबोव एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जैसे हमने हीट किया तो डिफ्यूज़न जो है बहुत तेज़ हो गया।
तो हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं डिफ्यूजन बिकम फास्टर विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर देने के साथ डिफ्यूजन प्रोसेस भी अपने आप फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस समझने के लिए हम एक प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि एक मैदान में 4 ग्रुप बनाने हैं बच्चों के। इस प्रकार से बनाने हैं कि जो पहला ग्रुप है इसको एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़े, पीठ में हाथ डाल के पकड़े और एक लोक आर्म बनाए, जैसे कि आपने इस डांसर में देखा है। डांसरों ने आपस में ये लॉक्स बना रखे हैं। उसके बाद आपने देखना है कि दूसरा ग्रुप अपने ऐसे बनाना है कि जस्ट इन्होंने हाथ पकड़े हों, और तीसरा ग्रुप अपने ऐसा बनाना है, देखिए दूसरा ग्रुप अपने बनाना है जस्ट इन्होंने हाथ पकड़ रखे हो, और तीसरा ग्रुप ऐसे बनाना है जस्ट इन्होंने टच कर रखा हो। और चौथा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेगा, इनको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इन चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। क्या आप सोच सकते हो कौन सी चैन पहले टूटेगी और कौन सी चैन सबसे बाद में टूटेगी? तो जो चैन अच्छी तरह से मजबूत से पकड़ रखी है वो चैन नहीं टूटेगी, या टूटने के लिए इसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और जो चैन नंबर 3 है, जिनमें स्टूडेंट्स एक दूसरे को टच कर रखा है, वो आसानी से टूट जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि उनके अंदर कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है। इफ़ वी कंसीडर ई स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, इसमें क्या किया, हमने प्रत्येक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर कंसीडर किया है, और ग्रुप जो तोड़ने की कोशिश करता है उसको फोर्स माना गया है। ठीक है, जहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होगी वो ग्रुप टूट जाएगा। वो कब टूटेगा, जब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। Above these activities, we suggest that particle of matter have the force acting between them। हम इससे डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में फोर्स होती है जो इसको बांधे रखती है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर मैटर। ये जो फोर्स होती है डिपेंड करती है कि मैटर किस प्रकार का है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर, अपना टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस। अपने आसपास देखिए हमारे पास कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं। हमारे आसपास देखिए कुर्सी है, मेज़ है, पीने को पानी है, चाय है, और सांस लेने की एयर है। तो ये डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। इन जितनी भी हमारे आसपास की वस्तु हैं इन सबको हम 3 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जो सॉलिड, फिर लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है और ये क्यों होता है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। वास्तव में ये सभी चीज़ें बनती हैं ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर स्टेट्स ऑफ मैटर, कि स्टेट्स ऑफ प्रॉपर्टी मैटर बनती हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बनती हैं। देखिए हम पहले स्टेट चेक करते हैं, सॉलिड स्टेट्स। कलेक्ट द फ्लोइंग आर्टिकल, ए पेन, बुक, नीडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक्स। आपने एक पेन लेना है, किताब लेनी है, सुई लेनी है और एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग द पेंसिल अराउंड दैम। इन सब की आपने शेप बनानी है, इनके चारों ओर पेंसिल से कागज पर बनानी है। डू यू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री और फिक्स्ड वॉल्यूम? व्हाट हैपन दे हैमर्ड और पुल्ड एंड ड्रॉप? क्या इनकी सबकी शेप फिक्स है? हाँ, इनकी शेप फिक्स है। जब हमने खींची तो शेप फिक्स हो गई है। व्हाट विल हैपन इफ़ दे हैमर्ड पुल्ड? अगर हम इनको हथौड़ी से मारने की कोशिश करेंगे या गिराएंगे, क्या इनकी शेप बदल जाएगी? नहीं, इनकी शेप आसानी से नहीं बदलेगी। आर द कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये आराम से मिल जाएंगे? देखिए आप मिलाइए, कोशिश करिए, पेन, बुक, नीडल आपस में रखिए, उसके बाद ये आराम से अलग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये आपस में डिफ्यूज नहीं हुए। अबव दिस एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द सॉलिड्स हैव द डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इनकी विशेष परिधि होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। दे हैव नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, इनके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है काफ़ी कम होती है। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप,
व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। यदि हम सॉलिड बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं तब वो अपनी शेप में को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप चेंज नहीं करता, फोर्स लगाने पर ही करता है। वो फोर्स कहलाती है एक्सटर्नल फोर्स यानी आउटसाइड फोर्स। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। जो सॉलिड्स होते हैं फोर्स लगाने पर टूट जाएंगे लेकिन अपनी शेप नहीं बदलेंगे। इससे सिद्ध होता है कि दे आर रिजिड, वे बिल्कुल रिजिड होते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कंसीडर द फ्लोइंग। क्या एक रबर बैंड जो कि अपनी शेप चेंज करता है खींचने पर, क्या ये सॉलिड है? अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है, व्हाट अबाउट द शुगर एंड साल्ट व्हेन बी केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड? जो शुगर है और नमक है जब इनको अलग अलग शेप के जार में रखते हैं वैसा कहा लेते हैं, क्या ये तब भी सॉलिड कहलाएंगे? व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज? स्पॉन्ज के बारे में क्या विचार है? इट इज़ सॉलिड यट इट इज़ एपेबल टू कंप्रेस इट। जब इसको दबाने की कोशिश करते हैं दब जाता है, कंप्रेस होता है, फिर भी इसको सॉलिड कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऑल द अबव सॉलिड्स आर। अब इसके बारे में बताएंगे कि ये रबर बैंड सॉलिड ही क्यों रहेगा। रबर बैंड चेंज इट्स शेप अंडर द फोर्स, रिगेन द शेप व्हेन फोर्स जब इसमें शेप हटा दी जाती है तब इसको क्या, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड एंड एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड इट ब्रेक्स। जो रबर बैंड होता है जब हम इसको ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं वो भी शेप बदल जाता है, लेकिन वो अपने आप नहीं बदलता, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पर करता है। अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाई तो वो टूट भी सकता है, तो ब्रेक भी हो सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो रबर बैंड है वो एक सॉलिड है। अगर नेक्स्ट बात आती है शुगर या साल्ट की। जब हम जार में रखते हैं तो एक शेप बदल जाती है, वास्तव में वो शेप नहीं बदलता, इसकी जो एक्चुअल शेप होती है वैसे ही रहती है। इसलिए जो है शुगर हो या साल्ट हो वो हमेशा सॉलिड ही रहेगा क्योंकि इसकी बेसिक शेप बदलती नहीं है। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे टूट जाएगा लेकिन इसकी शेप नहीं बदलेगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था अगला स्पॉन्ज के बारे में। तो स्पंज होता है इट हैज़ मिनट्स होल्स। इसके अंदर काफ़ी बारीक छिद्र होते हैं जिनके अंदर वायु फंसी होती है। ट्रैप्ड मतलब वायु फंसी होती है। एयर इज ट्रैप्ड। एयर इज ट्रैप्ड मतलब क्या है, वायु फंसी होती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको दबाव करते हैं द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जब हम दबाव डालते हैं तो इसके अंदर की जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है और हम इसको आराम से कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फिर भी कंप्रेस जो होती है जगह होती है इसलिए कंप्रेस होती है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएगी, स्पॉन्ज इज आल्सो कॉल्ड ए सॉलिड बिकॉज इट्स नेचुरल शेप जो होती है फोर्स हटाने पर दोबारा से रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। दबाव प्रेशर यानी जब हमने प्रेशर किया तब इसे शेप बदला एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटा ऐसे ही इसका शेप रीगेन हो गया। तो दिस स्पंज इज आल्सो ए सॉलिड। अगला हम पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स हमने क्या बताया सॉलिड्स के बारे में जाना। सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप, सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट बाउंड्री, दे आर रिजिड। एक्चुअल रिजिड मतलब कि हम इस पर फोर्स लगाएंगे इसकी शेप नहीं बदलेगी, टूट जाएंगे शेप नहीं बदलेगी। दीज आर द मेन क्वालिटीज ऑफ द सॉलिड्स। वास्तव में सॉलिड्स क्यों सॉलिड हैं, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की बात। कलेक्ट द फ्लोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। हमने क्या करना है, पानी, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और इन चीज़ों को इकट्ठा करना है। द कंटेनर और डिफरेंट शेप्स पुट 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग ए बेसिक सिलेंडर इन लेबोरेटरीज। हमने डिफरेंट टाइप के बेसिक सिलेंडर लेने हैं, इस पर 50 ml का मार्क करना है। जब हम इसको 50 ml लेना है मतलब क्या निकालना है, 50 ml वाटर लेना है, 50 ml कुकिंग ऑयल, 50 ml मिल्क, 50 ml जूस और 50 ml कोल्ड ड्रिंक। इनकी जो अमाउंट है वॉल्यूम है सेम होनी चाहिए, 50 ml लेना है। इनको डिफरेंट शेप्स में डालेंगे तो हम क्या डालेंगे, जो लिक्विड्स है जितने भी इन्होंने अपनी शेप चेंज कर ली अकॉर्डिंग टू द जार जिसमें हमने डाला है, लेकिन अमाउंट वही रहेगा 50 ml। अगर वो लंबा है तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, अगर वो थोड़ा छोटा है
तो फैल जाएगा, लेकिन अमाउंट 50 ml ही रहेगा। तो इसमें हमने क्या देखा, जैसे हमने इसमें डाला व्हाट विल हैपन दिस लिक्विड्स स्प्लिट ऑन द वाटर, अगर हम इन लिक्विड्स को फर्श पे गिरा देंगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, लेकिन अमाउंट फिर भी 50 ml ही रहेगा। तो इससे क्या डिस्कस हो सकता है, डैट शेप ऑफ द लिक्विड जो है चेंज होती है, कि जिसके जैसे बर्तन में डालते हैं वैसे ही चेंज हो जाती है, लेकिन इनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। वी ऑब्जर्व नाउ अबोव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व डैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है। जिस प्रकार के हमने जार में डाला था वैसा का ले लिया, अगर गोल था गोल ले लिया, अगर लंबाई में था लंबाई में ले लिया, तो इनकी अपनी शेप नहीं होती, लेकिन दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। 50 ml डाल दो 50 ml ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड जो होते हैं वो बह सकते हैं और अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए दो रिजिड नहीं हैं, बट दे आर कॉल्सो फ्लूइड, दे इनको द्रव भी कहा जाता है। रेफर टू द एक्टिविटी 1.4 and 1.5 where we saw the solid liquids and can diffuse into the liquids। हमने डिफरेंट एक्टिविटी देखी जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड होते हैं और दूसरे लिक्विड में आराम से घुल जाते हैं। डिफ्यूज मतलब अपने आप घुल जाना, सिंपल भाषा में घुल जाना। द गैसेज अबोव फ्रॉम द टेम्परेचर फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन द वाटर। हमारे एटमोसफियर की जितनी भी गैसेज हैं वो अपने आप पानी में घुल जाती हैं। ये गैसें मुख्य रूप से कौन सी होती हैं, ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये दोनों गैसें अपने आप पानी में घुल जाती हैं और एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले जीव जंतु और पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो इन्हीं से ही सांस लेते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। सभी जितने भी धरती पे जीव जंतु है वो सांस लेते हैं, किसके लिए, जीने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, चाहे मछली है, चाहे मगरमच्छ है, कुछ भी है जीव जंतु हैं, वो पानी में सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उनको सांस लेने में सहायता करती है। डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स। जितने भी सॉलिड हैं, लिक्विड हैं और गैसेस है वो आराम से पानी में घुल जाती हैं, क्योंकि पिछले एक्सपेरिमेंट हमने देखा था क्रिस्टल क्या थे, वो सॉलिड था, वो पानी में घुल गया आराम से। अब पानी को पानी में डालेंगे, जैसे दूध में पानी डालेंगे तो लिक्विड लिक्विड में घुल जाएगा। और गैस के घुलने का एग्जाम्पल है कि आपने कोल्ड ड्रिंक देखा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस होती है, वो आराम से घुल जाती है। तो डिस्कस डैट वन मैटर कैन बी डिफ्यूज इजली टू द अनदर। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। डिफ्यूजन मतलब अपने घुल जाना जो होता है वो सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू फैक्ट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स हैव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द सॉलिड। जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो स्पेस होता है वो काफ़ी क्लोज होता है, जबकि लिक्विड में जो होता है वो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो आराम से घुल जाता है। इसकी जो डिफ्यूजन रेट होता है वो क्या होता है, लेस होता है, और इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी मोर। दे हैव द मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व बैलून सेलर फिलिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल गैस ऑफ सिलेंडर। आपने देखा है गुब्बारे बेचने वाला एक सिलेंडर से ही बहुत सारे गुब्बारे फैला देता है। कभी आपने उससे पूछा है कि वो इतने सारे गुब्बारे कैसे फैला पाता है? एक सिलेंडर से हजारों गुब्बारे फैला जाता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन सिलेंडर। उससे पूछने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी गैस का प्रयोग करता है। तो हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं गैस की प्रॉपर्टी जानने के लिए। टेक 3 syringe of 100 ml and close their nozzle by rubber corks as shown in the figure। जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, आपने 3 सिरिंज लेनी है, इसकी जो नोज़ल है उसको रबर कॉर्क से अच्छी तरह से बंद कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द ऑल सिरिंजेस। इन तीनों सिरिंजेस से आपने पिस्टन निकाल देना है। लीव 1 syringe अनटच्ड फिल्ड विद वाटर सेकेंड
ए पीस ऑफ चाक। एक जो सिरिंज है उसको आपने खाली छोड़ देना है, दूसरी सिरिंज में आपने पानी डालना है, तीसरे में आपने चौक डालना है, चाक के कुछ टुकड़े डालने हैं। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। उसके बाद आपने दोबारा से इन सिरिंजेस के अंदर पिस्टन डाल देने हैं। अब आप इसके अंदर अप्लाई मे सम वैसलिन इन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग द सिरिंजेस। सिरिंज के अंदर आप थोड़ा सा वैसलिन लगा सकते हैं ताकि इसकी मूवमेंट स्मूथ हो सके। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब पिस्टन को धकेलने की कोशिश कीजिए प्रत्येक सिरिंज में। क्या होता है अब देखिए। वी ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। अब तीनों ने आपने क्या करने की कोशिश करी, जैसे ही आपने कोशिश करी तो जो पिस्टन लिक्विड अपना खाली पिस्टन था वो आराम से दब गया, और जिसके अंदर पानी था वो थोड़ा कुछ आराम से दबा, लेकिन उसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ा। जबकि जो इसके अंदर चौक भरे हुए थे वो पिस्टन को बहुत जोर लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो दबा नहीं, बहुत मुश्किल से ही दबा। तो वी ऑब्जर्व, इसमें हमने क्या निकाला, जो गैसेस है आराम से कंप्रेसिबल हो जाती हैं। जो खाली पिस्टन थी इसके अंदर वायु भरी होती वो आराम से कंप्रेस हो गई, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड लिक्विड की अपेक्षा वो आराम से हो गई। इसका हमारे पास एग्जाम्पल भी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म हमेशा याद होना चाहिए। ये कुछ पर क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर आता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, we continue the topics. The liquefied petroleum gas LP cylinder that we get in our home for cooking or oxygen supplied to the hospital in cylinder is compressed gas. हमें जो सिलेंडर मिलता है कुकिंग गैस के लिए या ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं अस्पताल में, उसके अंदर गैस होती है, और गैस किस फॉर्म में होती है, कंप्रेस्ड। उसको अच्छी तरह से प्रेशराइज किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल। कुछ कई जगह पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, जिसका हम नाम देते हैं CNG। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स। कई जगह पर CNG का व्हीकल में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? ड्यू टू इस हाइस्ट कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजिली। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बड़ी ज़्यादा गैस हो, लेकिन को आराम से कंप्रेस करके एक छोटे सिलेंडर में हम कर सकते हैं। एक सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को एक गैस के सिलेंडर में कर सकते हैं, और इसको आराम से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो इस गुण के कारण हम LPG और CNG का प्रयोग कर रहे हैं, बिकॉज लिक्विड कैन आल्सो बी कंप्रेस्ड। वी कम टू नो दैट व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय स्मेल ऑफ दिस डेट रीच अवर नोस्ट्रिल। रसोई में खाना पक रहा है, वहाँ बैठे हैं, हमें बैठे बैठे स्मेल आ जाएगी आज खाने में क्या पक रहा है, भी खाना बन गया है, पहचान लेंगे इसमें खाना बन रहा है। आप कैसे पहचान सकते हैं? हाउ डू दिस स्मेल रीच अस? द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड इन द किचन। फूड के जो पार्टिकल होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ। जब ये भोजन पकता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं और वायु में फैल जाते हैं। इसलिए मसाले जो स्मेल होती है हमारे सीधे नाक तक पहुंचती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो है खाना पक रहा है, रसोई में खाना पक रहा है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच सेकेंड्स एज कम्पेयर विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड एंड लिक्विड्स। अब आपने यहाँ ऑब्जर्व किया, जितना खाना गर्म होगा उसकी जो स्मेल है हमारे पास तेज़ी से पहुँचेगी, बजाय कि ठंडा खाना पड़ा है। एक तरफ ठंडा खाना पड़ा हो और एक तरफ गर्म खाना पड़ा हो तो उसकी स्मेल हमारे पास सबसे ज़्यादा किसी पहुँचेगी गर्म खाने की, बिकॉज इट इज़ हॉट, इट हैज़ द काइनेटिक एनर्जी, इट्स पार्टिकल हैव द काइनेटिक एनर्जी, सो इट डिफ्यूज मोर इजली, जिसकी वजह से हमारे पास स्मेल आ जाती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स लार्ज स्पेस बिटवीन द गैसेज शो द प्रॉपर्टी डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द अदर गैस। इस प्रकार से एक गैस होती है, इन्हें स्मेल मतलब गैस हमारे आसपास के एयर में आराम से डिफ्यूज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। दिस शोज दैट डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट इन द गैसेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। In the gaseous state, particle moves absolutely randomly at the high speed. Due to this random movement, the particle hit each other. Also, the walls of container pressure exerted by gas because its force exerted by the gas per unit area on the volume
ऑफ द कंटेनर। ये ऐसी स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं मूव बहुत तेज़ी से करते हैं, क्योंकि तेज मूव करते हैं क्योंकि अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जो फ्री होते हैं इसके अंदर, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट्स, रैंडम मूवमेंट मतलब तेज़ी से टकराते हैं, इधर चलते रहते हैं, ये पार्टिकल क्या करते हैं, आपस को एक दूसरे को हिट करते हैं। इस हीट करने से क्या होता है, ये दे आल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में रखते हैं उसको भी हिट करते हैं। दिस प्रेशर एक्सटेंडेड बाय गैस बिकॉज इट द फोर्स एक्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये प्रेशराइज करते हैं। देखिए सॉलिड्स में आप अरेंजमेंट देखिए काफ़ी क्लोज हैं, और लिक्विड में कुछ दूर हैं, और गैस में काफ़ी दूर हैं। ये सब बिल्कुल साफ बता रहा है कि सॉलिड लिक्विड में अरेंजमेंट कैसा हो रहा है। इसी अरेंजमेंट से आधार पर कोई मैटर सॉलिड बनता है, लिक्विड बनता है या गैस बनता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? वी नो ऑल फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन डैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमारे आसपास पानी पाया जाता है ये 3 स्टेट पाया जाता है। सॉलिड के रूप में ये सॉलिड है जो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में एज यूजुअल पाया जाता है जिसका हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं। और गैसीय रूप में वाटर वेपर्स के रूप में पाया जाता है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ, जब हम मैटर को स्टेट चेंज करते हैं उसके अंदर क्या चेंज आते हैं वो हमने चेक करने हैं। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स, जब हम मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स में क्या चेंज आता है, क्या परिवर्तन आता है, उनमें क्या एकदम चीज परिवर्तन, वो चेक करना है हमने। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, यह चेंज किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इन सभी बातों को समझने के लिए, इन सभी क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी है इस प्रकार से, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर, सस्पेंड इन ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज शोन इन द डायग्राम। लगभग आपने 150 ग्राम आइस लेनी है, एक बीकर के अंदर लेनी है। इसके अंदर एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर इस प्रकार टांगना है कि इसका जो बल्ब है यहाँ पर इसका टच करता रहे, जो बल्ब है यहाँ पर इसको टच करे ताकि इसका टेम्परेचर हम जान सकें। देखिए पॉइंट समझ लीजिए, ये बर्नर, आइस, बीकर, ये ग्लास स्टीरर है और ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर का पर्पस है इसका टेम्परेचर चेक करना, जी टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आएगा। वास्तव में जो चेंज होता है वो टेम्परेचर द्वारा ही चेंज होता है। देखिए एक्टिविटी में कैसे चेंज होता है इसके अंदर। और दूसरा एक बीकर हो लेना है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर लेना है, लगभग 50 ml वाटर लेना है। इसके अंदर भी एक प्रकार से जो हमने थर्मामीटर लगाना है जिसका बल्ब पानी की सतह पर टच करता रहे ताकि इसका टेम्परेचर माप सके। ये देखिए सतह है इसकी, ये इसकी सतह है, ये देखिए ये इसका टच कर रहा है इसकी जो सतह है। नेक्स्ट, अब हमने इन दोनों को हीट करना किया स्टार्ट। ऑन स्टार्टिंग हीटिंग द बीकर एट लो फ्लेम, जब हमने इसको गर्म करना है तो इसकी फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, एकदम गर्म नहीं करना, क्योंकि एकदम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर जो है इसका बढ़ जाएगा और इसकी चेंज को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने स्टार्टिंग बहुत धीरे धीरे लो फ्लेम पे रखना है। देखिए स्टार्ट हीट द बीकर एट लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। आपको ऑब्जर्वेशन बड़े ध्यान रखना है। जब ये बर्फ़ मेल्ट शुरू हो जाएगी, अर्थात ये पानी बनना शुरू हो जाएगी, तब आपने इसको टेम्परेचर नोट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब स्टार्टिंग टेम्परेचर नोट करना है, जब सारा का सारा जो है बर्फ़ पानी बदल जाएगा तो आपने इसको अभी ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। ये सारी ऑब्जर्वेशन किस लिए की जा रही है कि सॉलिड से लिक्विड जब स्टेट बदलती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट बाय स्टीरिंग द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। थोड़ा थोड़ा पानी घुलाते रहना है स्टीरर की सहायता से ताकि जो है पानी का टेम्परेचर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। कीप केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड।
आपने तब भी नज़र रखनी है जब सारा का सारा पानी उड़ जाए यानी वेपराइज हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू द लिक्विड स्टेट इनटू द गैस स्टेट। वाटर जो है फ्रॉम लिक्विड स्टेट से जब गैस स्टेट में जाता है तब भी आपने ऑब्जर्वेशन करना है। कहने का मतलब है जितना भी सारा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं आपने टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है, समय समय पे रिकॉर्ड करते रहना है। स्टार्टिंग में और लास्ट में जब स्टेट चेंज होती है तब भी आपने इनका ध्यान रखते रहना है। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिड का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जब ये इन पार्टिकल्स को शुरू में सॉलिड पार्टिकल्स है, जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये मूवमेंट करेंगे, एक दूसरे से मूवमेंट करेंगे और फ्री होने की कोशिश करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एनर्जी ने क्या किया, इसको हिलाना शुरू किया। लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको तोड़ देंगे, तोड़कर ये टोटली फ्री हो जाएंगे। मीन्स इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, दिस पार्टिकल फोर्स द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। जब इनको फोर्स बहुत ज़्यादा मिलेगी, इनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो ये अपनी जो है बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे और फ्री हो जाएंगे, अर्थात ये अपनी स्टेट बदल लेंगे, लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस बन जाएगी। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट इनटू liquid, the minimum temperature at which the solid melt become to at which solid melt become a liquid at atmosphere pressure is called the melting point। वह particular temperature जब solid when solid melt into liquid, जब कोई solid liquid में बदल जाता है, एक particular temperature स्टार्ट हो गया, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जब वो फोर्स तोड़ना शुरू कर दे, पर्टिकुलर मूवमेंट तो शुरू हो गया, लेकिन जब ये फोर्स टूटना शुरू हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। यानी जब सॉलिड के पार्टिकल के बीच फोर्स टूट जाएगी तो फ्री हो जाएंगे, उस स्टेट पे जो टेम्परेचर होगा वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट दोबारा हम पढ़ते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर स्टार्टिंग पॉइंट यानी एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड, जहाँ पर सॉलिड लिक्विड बदल जाता है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पे जो है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ, कि मैटर के पार्टिकल में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी उसके बीच में है। जब वो उसको पार कर जाएगा उस स्टेट पे तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। कि मेल्टिंग पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 पॉइंट के। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273 पॉइंट के। यहाँ पर के क्या है, केल्विन, इट इज यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, सेल्सियस नहीं है, कृपया ध्यान देंगे। केल्विन SI यूनिट है टेम्परेचर की और सेल्सियस नहीं है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 पॉइंट के केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द फ्यूजन। फ्यूजन क्यों कहते हैं, वह स्टेज होती है जब लिक्विड सॉलिड में बदलना शुरू हो जाता है, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड पिघलता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, वेयर डज द हीट एनर्जी गो। जब हम गर्म करते हैं किसी सॉलिड को तो इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, क्यों नहीं बढ़ता, वो हीट कहाँ जाती है, ये बात बड़ी सोचने वाली बात है। आइए हम देखते हैं ये कैसे होता है। यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल द आइस मेल्ट्स। कहता है जैसे हम इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता, क्या रीज़न क्या है, देखिए रीज़न यही है, जब हमने ये देखिए ये पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल है, हमने इसको हीट सप्लाई करी,
जब हीट ने क्या दिया इसको, काइनेटिक एनर्जी दी। काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया, इनको फोर्स दिया, इनको मूवमेंट दिया और इतनी फोर्स दी कि ये फ्री हो गए। टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ये एनर्जी लेकर यहाँ पर फ्री हो गए, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल गए, सॉलिड से लिक्विड में बदल गए। यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज हुई है और ये एनर्जी कहाँ गई, ये एनर्जी इनकी वेपर्स में चलेगी और सिस्टम का टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बदला। ये एनर्जी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई एनर्जी। सो जब सारी एनर्जी होती है पार्टिकल्स में चली जाती है और स्टेट भी बदल देती है। दिस हैपन्स इवन टू वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर दैट वी कंटिन्यू सप्लाई हीट, द हीट गेट्स अप चेंजिंग। हम बीकर को हीट दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बदलता और बल्कि स्टेट ही चेंज हो जाती है। बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये एनर्जी कहाँ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने काम आती है और उसके बाद वो स्टेट बदल जाती है और ये हीट एनर्जी उस स्टेट के पार्टिकल्स में चली जाती है विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर राइज नहीं होता। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन द कंटेंट ऑफ द हीट्स ऑफ बीकर एंड नोन एज लेटेंट हीट। ये एनर्जी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। लेटेंट मतलब छुपी हुई, गुप्त कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, यानी छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। एक सॉलिड को गर्म करने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड को गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उसकी स्टेट बदलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, लिक्विड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही होना चाहिए। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक स्टेट चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड, 1 किलोग्राम सॉलिड को हीट एनर्जी जितनी चाहिए, किसके लिए, लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द आइस एट द सेम टेम्परेचर। द पार्टिकल्स हैं आइस के, उनके पास कम एनर्जी है और जो वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी बिकॉज दे हैव द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वह हीट जो उसको चेंज करने के लिए दी गई थी इनके पार्टिकल्स में हैगे हैं, एनर्जी है इसके अंदर, इसलिए दे हैव द मोर एनर्जी। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर, जब हम हीट एनर्जी वाटर को देते हैं, इस पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से गति करने लगते हैं। गति क्यों कर रहे हैं, आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हीट देने से। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनर्जी टू ब्रेक द फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक ऐसी स्टेज पहुंच जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो आपस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, उसके बाद ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। इस टेम्परेचर पर लिक्विड होता है जो है लिक्विड स्टेट चेंज इनटू द गैस में बदल जाती है। सो द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी वे स्टेज स्टार्ट जहाँ पर लिक्विड गैस में बदल जाता है, स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहलाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, दोबारा सोचें और ध्यान से सुने। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, वह टेम्परेचर जिस पे कि एक लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है, यानी इसकी अपनी स्टेट बदलना शुरू कर देता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। बॉइलिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें कि पार्टिकल्स जो होते हैं एनर्जी लेते हैं टू चेंज इट्स वेपर स्टेट, दूसरी स्टेट में आने के लिए एनर्जी लेते हैं। फॉर वाटर टेम्परेचर, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 370 डिग्री केल्विन। मैंने को बताया था कि जो ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है, नॉट सेल्सियस। और सेल्सियस और केल्विन बदलने का तरीका क्या है, उसके अंदर जितना भी टेम्परेचर है सेल्सियस में उसके अंदर 273 ऐड कीजिए, तब वो यूनिट केल्विन में बदल जाएगी। ये देखिए
कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, क्या अब आप बता सकते हो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या, वेपराइजेशन क्या होती है? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिस प्रकार से हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में बताया था, जो बताया वही चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। पार्टिकल्स इन द स्टीम डेट इज़ वाटर वेपर एट 370 डिग्री हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। द पार्टिकल्स ऑफ द स्टीम, भाप के जो होती हैं पार्टिकल्स, उनकी बहुत एनर्जी होती है उतनी टेम्परेचर पर यदि वाटर हो। तो क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पर कि जो भाप होती है उसकी हीट एनर्जी ज़्यादा घातक होती है हमारे लिए ज़्यादा बजाय के एक उसी टेम्परेचर पर वाटर। क्यों? बिकॉज स्टीम हैव लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, उसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट होती है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी यू नो latent heat of fusion in the form of latent heat of fusion. This extra energy, that's why they have more temperature. Steam has more temperature than the water at that temperature. Okay, look at here. Solid state, ये लिक्विड स्टेट है एंड ये गैसी स्टेट है। जैसे हम सॉलिड को हीट देंगे तो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, लिक्विड स्टेट को हीट देंगे तो वो कॉन्टिन्यू गैसी स्टेट में बदल जाएगा। अगर हम वाइस वर्सा प्रोसेस करते हैं तो रिजल्ट यही आएगा। गैस स्टेट को जब हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो गैसी स्टेट के पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर हैं, ये देखिए दूर दूर हैं, ये कुछ पास पास आ जाएंगे। तो टेम्परेचर कम करने पर क्या इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और इनकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी, पास पास आ जाएंगे, तो ये गैसी स्टेट से लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा। फर्दर इसका टेम्परेचर हम कम करेंगे तो इसके जो है जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी पास पास आ जाएगी, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये सॉलिड स्टेट में बन जाएंगे। देखिए हीट करने पर सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। और टेम्परेचर कम करने पर गैसी स्टेट लिक्विड में आ जाती है, लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में आ जाती है। सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर के द्वारा हम मैटर की स्टेट को बदला जा सकता है। वी हैव learned that substance around us changing state from solid to liquid and from liquid to gas in the on the application of heat। हमने देखा है हमारे आसपास अनेक प्रकार के पदार्थ हैं जो सॉलिड से लिक्विड बदल जाते हैं और लिक्विड से गैस में बदल जाते हैं। किस प्रकार से? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट के द्वारा हम इनकी स्टेट को बदल देते हैं। बट देयर आर सम चेंज, यहाँ पर कुछ ऐसे चेंज भी हैं जहाँ पर सॉलिड स्टेट होती है सीधी ही लिक्विड गैसी स्टेट में बदल जाती है, और वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसके अंदर लिक्विड स्टेट का इंटरफेयर नहीं है। देखिए सॉलिड से सीधा गैस में बदल गई है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट से सीधा गैसी स्टेट में बदलता है तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट नहीं है। इस पर प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस भी होते हैं। देखिए ये प्रोसेस क्या होता है, समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक सम कैम्फर, कि हम एक कपूर लेते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, पूजा में यूज़ करते हैं, इसको हम बारीक पीसना है, क्रश इट एंड पुट इट इन ए चाइना डिश, चाइना डिश के अंदर रखना है, पीस कर रखना है। पीसने से क्या होगा, इसके अंदर जो है केमिकल एक्टिविटी तेज़ी से होगी। एंड पुट इन्वर्टेड मतलब उल्टी फनल ओवर द चाइना डिश, चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखनी है। पुट ए कॉटन प्लग एट द स्टेम ऑफ द फनल, जो फनल का माउथ है उस पर हमने कॉटन प्लग रखना है ताकि जो इसके अंदर जो गैस बनेगी वो बाहर ना जा सके, हम इसको अंदर अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, इसको जो फ्लेम धीरे से खोलनी है, धीरे धीरे हीट करना है और इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम अबोव एक्टिविटी, आपने इससे क्या सीखा, आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया। ए चेंज, अब आपने देखा जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करने पर ये जो है सॉलिड स्टेट से, यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, सीधा ही गैसीय स्टेट में बदल जाती है। ठीक है, लिक्विड स्टेट नहीं आती, सिर्फ सॉलिड से सीधा गैसीय स्टेट में चलती है। क्योंकि यहाँ पर कॉटन रख दिया, इसको जाने का रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ पर ये दोबारा से कुछ इसके जो हिस्सा होता है वो किसमें बदल गया, सॉलिड में रूप में जमा हो गया, पतली परत के रूप में, इसकी जो पतली परत रूप में जमा हो गया। जब हम इसको ठंडा कर देखेंगे
जब हम इसको कीप को खोलेंगे या फनल को खोलेंगे तो इसके साइड्स पे हमारे को जो है कैम्फर होता है वो पतली परत में, चमकीली परत में जमा हुआ मिलता है। तो ये कैम्फर कहाँ से कहाँ आया, यहाँ से सॉलिड स्टेट से गैस में आया, लेकिन गैस को जाने का रास्ता नहीं मिला, ठंडा होने पर यहाँ पर जम गया। तो प्रोसेस तो हुआ है, हीट करने पर जो है सॉलिड सीधा गैस में बदल गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फर। कैम्फर के अलावा अमोनियम क्लोराइड भी ये एक्टिविटी दिखाता है। सो व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट without changing into liquid state, and sublimation process is found in the camphor and ammonium chloride. A change state directly from solid to gas without changing into liquid is called sublimation. मैंने ये इसी बात को दोहराया था, अब इसे पढ़ लीजिए। And the direct change from gas to solid without changing into liquid is called the deposition. द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड, जिसमें हम सीधा कोई गैस है जब सॉलिड में बदल जाती है, इस प्रोसेस को हम सब डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन मतलब जम जाना, सिंपली बात है, वो जम जाता है जो ऊपर यहाँ पर प्रोसेस जमा था। इफेक्ट्स ऑन द चेंज ऑफ प्रेशर, जब हम मैटर में प्रेशर, अभी हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर चेंज करने पर मैटर की स्टेट बदल जाती है। अब हमने पढ़ना है टॉपिक में कि प्रेशर चेंज करने पर क्या मैटर की स्टेट में बदलाव होगा या नहीं है। देखिए हम पढ़ते इसके बाद। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसकी वजह से ही स्टेट बनती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन ये गैस, जब हम एक गैस पे प्रेशर करना शुरू करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये कुछ हमें डाल दिया, गैस है। गैस के मॉलिक्यूल कैसे हैं, काफ़ी दूर दूर है। जब हमने इसको प्रेशराइज किया, फोर्स पाई, प्रेशर पाया, तो इसके जो है पार्टिकल्स है काफ़ी यहाँ से काफ़ी पास पास आ गए। तो जब पार्टिकल पास पास आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अर्थात इसकी जो है स्टेट बदल जाएगी, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैस। तो मेन बात यहाँ पर आ गई है, प्रेशर बढ़ाने से, दूसरा क्या है टेम्परेचर कम करने से। दोनों मैटर में करते हैं, चाहे टेम्परेचर कम कर लीजिए चाहे प्रेशर कम बढ़ा दीजिए, इन दोनों प्रोसेस से हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में बदल सकते हैं। रहेगी तो गैस, लेकिन स्टेट कैसे रहेगी, लिक्विड, लिक्विफाई। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है, एक बड़े सिलेंडर में रखा जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सीधा ही उसको हम गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर, इसका जो प्रेशर होता है, ठीक है, वह डिक्रीजिंग, इस प्रेशर कम करने पर, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में चेंज ही नहीं करते। दिस रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ड्राई आइस। इसका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, क्योंकि लिक्विड changes into solid changes into liquid and liquid changes into gas. Its temperature is reducing. Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. इस प्रकार से प्रेशर और टेम्परेचर ही बता पाएंगे किसी मैटर का कि वो सॉलिड स्टेट में जाएगा, लिक्विड में जाएगा या गैस में जाएगा। देखिए जी डायग्राम से द्वारा, ये है लिक्विड, ये सॉलिड और ये गैस। प्रोसेस देखिए, जब सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्यूजन। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू द गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। एंड व्हेन गैस चेंज इनटू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। देखिए प्रोसेस, आप देखिए फ्यूजन है, वेपोराइजेशन है ये, और इसका रिवर्सल देखिए आप, जब गैस लिक्विड में बदलती है तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन।
एग्जाम्पल देख लीजिए, गैस का लिक्विड बदल देते हैं, एलपीजी गैस में होता है। जब लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड यानी वाटर को आइस बनाएंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिड को सीधा हम गैस में बदलेंगे, दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इस डायग्राम में सारी की सारी कंडीशंस आ गई हैं, इसे ध्यान से पढ़ा है हमने। दिस डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड इंटरकन्वर्जेशन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की तीनों स्टेट कैसे बदलती हैं, किस प्रोसेस के द्वारा बदलती है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, इवेपोरेशन। डू यू हैव नीड टू हीट, डू यू नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हीट जरूरी है या प्रेशर जरूरी है? यस, हमने इन बातों में पढ़ा है। कैन यू क्विट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे इन द लाइफ, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप ऐसा कोई बता सकते हैं स्टेट एग्जाम्पल जिसमें कि लिक्विड वेयर जो अपना है लिक्विड चेंज वेपर टेक प्लेस, जो लिक्विड वेपर में बदल रहा है? ये कहाँ पर देखा है आपने? गर्मी में पसीना आता है तो लिक्विड निकलता है, हमारे से पसीना निकलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वो इवेपोरेशन होता है तो ये धीरे धीरे हमें ठंडक देता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। द वाटर वी लेफ्ट अनकवर्ड, इसी प्रोसेस को हम समझते हैं। हम एक पानी रखते हैं सामान्य टेम्परेचर पर, इसको अनकवर्ड रखते हैं, बिना ढके रखते हैं। कुछ घंटे बाद हम इसके अंदर क्या परिवर्तन देखेंगे कि धीरे धीरे पानी की मात्रा कम हो रही है। पानी मात्रा कम हो रही है मतलब जो पानी उड़ रहा है, पानी उड़ना मतलब क्या है, इट्स लिक्विड स्टेट इज चेंजिंग इनटू द वेपर। लेकिन हमने जो है नॉर्मल टेम्परेचर अपने आप हो रहा है। वेट क्लॉथ ड्राइज अप, गीले कपड़े अपने आप सूख जाते हैं। व्हाट हैपन टू वाटर अबव दिस एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल में क्या होता है, ये पानी कहाँ जाता है? देखिए हम समझते हैं। वी नो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट द रेस्ट। किसी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड दे आर एट पार्टिकल डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अलग अलग स्टेट्स में क्या होती है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इनमें जो एनर्जी होती है अलग अलग होती रहती है। In the case of liquid, small fraction of particle of the surface have high energy, is able to break from the force of attraction other particle and get converted into the vapor। देखिए ये लिक्विड है, इसके अंदर जो अपर सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं इनको एनर्जी मिलती है, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। इतनी एनर्जी मिलती है कि धीरे धीरे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देते हैं, ये ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। ये प्रोसेस अपने आप होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। This is a natural process. In case of liquid, small fraction of particle at the surface have a high kinetic energy, is able to break away from the force of attraction of the other and gets converted into the vapor। यही प्रोसेस में जो मैंने बताया है कि वो वेपर बन जाते हैं। In case of liquid, small fraction of particle surface having higher kinetic energy and able to break from the force of attraction of the other particle and get converted into vapor। This phenomenon of change of liquid into vapor, ये प्रोसेस है जरा, phenomenal process, change of liquid into vapor at any temperature, किसी टेम्परेचर पर अपने हो जाता है, हर टेम्परेचर अपने हो जाता है। बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर से कम होना चाहिए, वो चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट, इवेपोरेशन क्या हुआ? चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हिंदी में हम कहते हैं वाष्पीकरण। ये सामान्य रूप से हमने देखा है, हमारे पसीना आता है, प्लांट्स में भी होता है। अगर हम घर में पानी रखते हैं तो पानी की मात्रा कम हो जाती है, झीलों का पानी सूख जाता है। ये सब प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन का एग्जाम्पल्स हैं बेटा। नाउ कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस डिपेंड करता है? लीजिए, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml वाटर लेना है एंड कीप इट नियर द विंडो अंडर द फैन। इसको खिड़की के पास रख देना है और पंखे के नीचे रख देना है, जैसे ही आपको जगह मिले।
अगली में टेस्ट ट्यूब में हमने लिखा टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर विंडो और अंडर फैन। दूसरे में हमने क्या रखना है, चाइना डिश में रखना है। देखिए पहले क्या है, टेस्ट ट्यूब है, दूसरी है चाइना डिश, इसके अंदर पानी रखा है हमने। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड ए कपबोर्ड। अब अपने एक को चाइना डिश रखना है, इसको कपबोर्ड के अंदर रख देना है, यानी इसको कवर कर देना है, अच्छी तरह से ढक देना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है कि कितना टेम्परेचर है, उसमें कमरे का टेम्परेचर कितना है। रिकॉर्ड द टाइम एंड डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस, आपने ड्यूरेशन भी नोट करना है। क्या नोट करना है, ड्यूरेशन टाइम। रिपीट द अबोव स्टेप्स एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड ऑल्सो रिकॉर्ड। ये एक्टिविटी रेनी डे में हम कर सकते हैं, तो एक नोट टेम्परेचर करना है, एक रेनी डे में करना है। व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड ऑफ वेपोरेशन। आपने इस एक्टिविटी में जो पढ़ा है कि टेम्परेचर पर क्या असर रहा, सरफेस एरिया पर क्या असर रहा, और वेलोसिटी यानी हवा विंड के पर क्या असर रहा। देखिए अब समझते हैं इसमें वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए सरफेस एरिया इसका कम था, इसका जो है यानी इसके जो पार्टिकल्स का जो एरिया वो कम था, तो कम पार्टिकल्स जो है ऊपर की ओर मूव करेंगे, चेंज करेंगे। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा, तो इवेपोरेशन कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा इधर पर होगा, क्योंकि बिकॉज दे हैव द मोर सरफेस एरिया। नेक्स्ट है कहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, देखिए जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ भी प्रोसेस इवेपोरेशन होगा। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों सूखते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ह्यूमिडिटी, जैसे ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, वहाँ पर जो है कपड़े देर भी सूखते हैं, तो प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। आइए इसको हम ध्यान से और डिटेल से पढ़ते हैं। इन चीज़ों से हमने क्या देखा, इस प्रोसेस से हमने कहा रेट ऑफ डिफ्यूज इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, कि रेट इवेपोरेशन प्रोसेस किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 सरफेस एरिया, जैसे मैंने भी आपको समझाया था, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। एक टेस्ट ट्यूब में पानी रखा था मैंने पिछली एक्टिविटी में, और यहाँ पर था, तो सरफेस एरिया किससे ज़्यादा है यहाँ पर, और इवेपोरेशन किससे ज़्यादा होगा, इस चाइना डिश का बजाय कि टेस्ट ट्यूब का। सो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इतना प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। सरफेस एरिया increases the process of evaporation, it increases the process of evaporation. We know evaporation is surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation is also increased. For example, while putting the cloth drying up, we spread them. जब हम कपड़े सुखाते हैं उनको अच्छी तरह से फैला देते हैं ताकि वो कपड़े जल्दी सूख जाइए। सेकेंड, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, कुछ जैसे टेम्परेचर होगा हीट होगी, द पार्टिकल्स गेट मोर एनर्जी, लिक्विड यानी वाटर के पार्टिकल्स मोर एनर्जी गेन करेंगे और वो जल्दी उड़ जाएंगे, यानी गैसीय स्टेट में बदल जाएंगे। इस बार से कपड़े हमारे जल्दी सूख जाएंगे और इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो तेज़ी से होगा। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी पानी के यानी कि हमारे आसपास के एयर में नमी ज़्यादा होगी, उतना ही प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा। वाई, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। भी एयर में जितने वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं उतनी ह्यूमिडिटी बताती है, ज़्यादा वेपर्स तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कम तो कम। तो द एयर अराउंड us cannot hold more a definite amount of the water vapor at a given temperature। जो हमारे आसपास की एयर होती है वो अपने आसपास के वेपर्स को ज़्यादा नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती। द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑलरेडी हाई, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हाई है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वाटर वेपर्स है, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ये मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो लिक्विड जब ह्यूमिडिटी है यानी एयर वाटर वेपर ज़्यादा है, यहाँ भी वाटर वेपर ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रोसेस स्लो होगा।
सो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद द ह्यूमिडिटी। सर्दियों में जो कपड़े हैं वो देर में सूखते हैं, यही मुख्य कारण है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे जैसे हवा चलेगी पानी अपने आप उड़ जाता है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये हमने आसपास सामान्य रूप से देखा ही है। कपड़े पा दिए, हवा चल रही है, वो जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है। सो वी कंक्लूड दैट विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स सराउंडिंग, यानी पानी उन कपड़ों से सूख जाता है और वो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? अब देखिए, जहाँ जहाँ इवेपोरेशन होता है वहाँ कूलिंग होती है। आप सामान्य देखिए, हमारे शरीर में पसीना आता है, जैसे हमें थोड़ा हवा लगती है तो पसीना उड़ जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। ये क्यों होता है? इसी कॉमन प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इन आवर ह्यूमन बींग्स। लेट डिस्कस क्या चीज़ है ये देखिए। इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। एक बर्तन में पड़े हैं, पानी पड़ा है इसके अंदर, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो अपने आप ऊपर की ओर जाते रहते हैं। अब इनको ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? हीट से। जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ऊपर की ओर चली जाएगी, यानी यहाँ पर जो है हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हीट का मतलब यहाँ पर कूलिंग हो जाएगी, यहाँ पर कूलिंग हो जाएगी। कूलिंग मतलब यहाँ पर जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा। What happen when you pour some acetone और nail polish on your palm? जब हम अपने हाथ पर एसीटोन यानी एक नेल रिमूवर होता है हाथ पे रखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसे ठंडक क्यों महसूस होती है? ये देखिए, एसीटोन डाला हाथ पर तो हमें क्या हुआ? हमारे पाल मतलब हथेली पर डाला तो हमें ठंडक महसूस होती है। ये ठंडक क्यों महसूस हो रही है? बिकॉज द पार्टिकल्स गेन्स एनर्जी फ्रॉम योर पाम्स। अपनी जो हथेली है ये यहाँ से जो है एनर्जी लेते हैं। कौन? एसीटोन एनर्जी लेता है और ऊपर की ओर इवेपोरेशन होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। द पार्टिकल गेट्स एनर्जी फ्रॉम योर पाम सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम फीलिंग कूल। हमारे हाथों को ठंडक महसूस होती है। ये हीट एनर्जी कौन लेता है? एसीटोन लेता है, हमारे हाथ से लेता है, जिससे हमारे हाथ का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ऑफ द लार्ज ऑफ द लेटेंट हीट इवेपोरेशन ऑफ द वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। गर्मियों के दिनों में जब हमारा घर का जो आगे मैदान अपना होता है या छत होती है वो गर्म हो जाती है, हम उसके बैठने के लिए क्या करते हैं? उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पानी जब छिड़काव करते हैं तो पानी अपने उड़ जाता है, उड़ते हुए अपने साथ ये हीट एनर्जी ले जाता है, रूफ के से एनर्जी लेता है, जिससे रूफ का टेम्परेचर कम हो जाता है और रूफ ठंडी हो जाती है और वो बैठने लायक हो जाती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ? क्या ज़िंदगी में आप ऐसे एग्जाम्पल भी कर सकते हो जहाँ पर कूलिंग और ड्यू टू इवेपोरेशन होती है? एक बता तो दिया हमने, जैसे कि हमने पसीना द्वारा होता है, इवेपोरेशन होता है। प्लांट्स भी अपने अंदर पानी, जब गर्मी होती है वो अपने लिक्विड निकालते हैं और वहाँ से जब हवा चलती है तो वहाँ से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। और यही कारण है प्लांट्स के नीचे जो प्लांट्स होते हैं उसके नीचे जो छाया होती है हमेशा ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर? हमें गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर? गर्मियों में हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म और बॉडी विच कीप अस कूल। मैंने जैसे पहले बताया आपको, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का जिसकी वजह से हमारे पसीना आता है। परस्पायर मतलब शरीर से लिक्विड फॉर्म में आना, इन्हें पसीना आता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द बॉडी एंड चेंज इनटू वेपर्स। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी हमारी बॉडी से लेते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं और सीधा वेपर में बदल जाते हैं
और प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होता है जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन। जो ये एनर्जी होती है किसके बराबर होती है? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो ले लेते हैं। एंड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं। लिविंग द बॉडी कूल, हमारी बॉडी ठंडी रहती है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर, जो कॉटन होता है एक पानी का अच्छा एब्जॉर्बर होता है, पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग द एटमॉस्फेयर फॉर द ईजी इवेपोरेशन। ये कॉटन का कपड़ा है, ये क्या करता है? अपने अंदर लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इस पर हीट पड़ती है तो क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ से पानी निकलता रहता है और कपड़ा ठंडक रहता है। ये जो क्लॉथ है कैसा रहता है? कूल रहता है, हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। इसलिए गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। सामान्य जैसे हम अपने घर में आते हैं, कोल्ड ड्रिंक रखते हैं या कोई ठंडा रखते हैं या कोई नींबू पानी रखते हैं जिसके अंदर बर्फ़ होती है, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं उस पर छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है आइए समझिए। लेट टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, किसी बर्तन के अंदर हमने क्या है? ठंडा पानी डाल दिया। सून वी गेट सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। इस बर्तन के हमने इसमें बर्तन लिया, इसके अंदर आइस डाल दी और कुछ समय बाद क्या देखते हैं? हम छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, द वाटर प्रेजेंट इन द एयर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ऑफ द वाटर लूजेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। देखिए हमारे यहाँ पर जो होता है लिक्विड गैसीय स्टेट में पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है। जैसे इसकी जो यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर यहाँ पर टच होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है, वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। तो रीज़न क्या होगा? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ टम्बलर कंटेनिंग आइस इज़ वेरी लो। जो इसको पार्टिकल जाता है, जो पार्टिकल इस पर जाता है, टच होता है, वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है और लिक्विड बन के चला जाता है। यही कारण है कि जो है ठंडे रखे हुए गिलास के चारों ओर पानी की बूंदें जम जाती है।